हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द डिवाइन पर्सपेक्टिव का 37th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के, बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, पिछले पार्ट के आगे हम सभी लोगों ने देखा था कि यूमिन मैडम अपने भैया से एक खुशनुमा मुलाकात के बाद वहां से विदा ले चुकी थी और उनके वहां से जाते ही भैया को जुआन का फोन आ जाता है। यान भैया को समझ में नहीं आ रहा था कि फ्यूडन कॉलेज बास्केटबॉल टीम का कैप्टन अचानक से उन्हें फोन क्यों कर रहा है। ये सोचते सोचते वो फोन उठा लेते हैं। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से जुआन का सवाल आता है, एंड क्या तुम अभी सीजिंग में हो? यान भैया से हमें देते हैं। तभी जुआन कहता है, इस बार सीजिंग कॉलेज के साथ हमारी फ्यूडन कॉलेज की एक बास्केटबॉल टीम मैच है और बात हमारी टीम की इज्जत की है और तुम बास्केटबॉल खेलने में बहुत ज्यादा अच्छे हो। क्या तुम हमारे साथ हमारी टीम में खेलोगे प्लीज? भैया को जुआन के साथ कोई गिले शिकवे नहीं थे और वो जुआन को भी अपना एक अच्छा दोस्त ही मानता था, इसलिए वो जुआन के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अपना सारा काम धंधा मिटाने के बाद 3 दिन बाद पहुंच जाते हैं जिंगजिंग कॉलेज। जहाँ पर पहुंचते जुआन भैया की पूरी टीम और उनके कोच बड़े गर्मजोशी से अपने भैया का स्वागत करते हैं, क्योंकि जुआन भैया ने पहले ही बता दिया था कि अपने भैया बड़े भौकाल वाले प्लेयर है। फिर जुआन भैया अपने भैया को एक बंदे की तरफ इशारा करता है, जो बंदा लगातार बास्केटबॉल खेलने की प्रैक्टिस किए जा रहा था और जैसे देख देख कर लड़कियां तो खुशी से बावली हो जा रही थी। इस बंदे का नाम था ओई फैंग, जिसकी तरफ इशारा करते हुए जुआन भैया बोलते हैं, भाई ये बंदा बास्केटबॉल खेलने में बहुत ज्यादा तेज है और बहुत ज्यादा स्किल भी है, इसी के लिए मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। जुआन ऐसे ईफी के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन अपने भैया तो बस ईफी को देखे जा रहे थे। इसलिए नहीं कि ईफी अच्छा खेलता है, बल्कि इसलिए कि ईफी एक पिंशुरिलम का एक्सपर्ट है। इसी बात से वो काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार जिंगजिंग कॉलेज के पास एक पिंशुरिलम का एक्सपर्ट आए तो आया कहाँ से, और वो भी खेल में। बहरहाल देखते देखते वक्त हो जाता है मैच शुरू होने का, और मैच शुरू होते ही फैंग अपने पिंशुरिलम के पावर से बड़े आराम से फ्यूडन कॉलेज के प्लेयर से अपने बॉल छीन लेते हैं और एक के बाद एक गोल बनाता जाता है। और फैंग को ऐसे एक के बाद एक स्कोर बनाते देख जुआन भैया की तो बहुत इज्जत पर आ गई थी, इसलिए वो और उनकी टीम ने सोच लिया था कि आखिरकार कुछ भी हो जाए अब वो इन्फी को आगे नहीं जाने देंगे। इसलिए वो और उनके दो साथी फैंग के सामने तन कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन तीनों को आगे देखते फैंग अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को एक जोर का धक्का देता है, जिससे एक प्लेयर का पैर टूट जाता है। ये देख कर जुआन भैया तो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन एक और इंसान भी था जो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो थे अपने येन भैया, जिन्होंने इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि फैंग अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किसी आम इंसान पर करेगा। यही देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वो भी समझ गए थे कि अब उन्हें मैदान में उतरना ही पड़ेगा। इसलिए तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनकर वो उतर जाते हैं मैदान पर। फैंग अपने भैया को भी कोई ऐरा गैरा नत्थू गैरा समझ रहा था, लेकिन जैसे ही फैंग बाकियों की तरह अपने भैया से बॉल छीनने ही वाला था, वैसे ही येन भैया अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए फैंग के बगल से हवा की तरह निकल जाता है और बॉल बास्केटबॉल कोर्ट में डाल देता है। इसे देखकर पब्लिक को तो होश हो जाता है। लड़कियों को तो अभी भी लग रहा था कि ये बस अपने भैया का तुक्का था, लेकिन फैंग के तो होश हो चुके थे। उसे भी समझ में आ गया था कि अपने भैया भी उसकी तरह कोई आम इंसान नहीं थे। तभी अपने भैया उसके पास जाकर कहते हैं, पहले तो मुझे लगा था कि मैं इस गेम में एंटर नहीं करूंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि तुमने अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल एक आम इंसान पर किया, तब तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। लेकिन फैंग को तो अपने भैया के बातों से झाड़ भरे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई साहब को तो चढ़ा था पावर का नशा, जिसे देख कर ये भी समझ जाते कि ये भाई साहब समझते सिर्फ लात और घूसों की भाषा। इसलिए वो भी तैयार हो जाते और अपने फुल फॉर्म में खेलने लगते हैं। और ये फैंग तो बस बंदे की तरह नाचे जा रहा था, क्योंकि अपने भैया के फुल फॉर्म में आते ही उन्हें तो बॉल पकड़ने का मौका भी नहीं मिल रहा था। और ये देखकर पब्लिक के तो होश उड़ गए थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि फैंग कोई ऐसे बंदर की तरह नचाया जा रहा है। और दूसरा अपनी इतनी बेइज्जती होने पर फैंग को तो कोई परवाह नहीं थी अब लोगों के सामने अपने असलियत सामने ले आने का, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से खेलने लगते। लेकिन अपने भैया तो अभी भी मजे में थे, और जैसे ही दोनों खिलाड़ी जोश जोश में बॉल को छूते, वैसे ही बॉल एक बूम आवाज के साथ फट जाता है और अगले ही पल दोनों को एहसास होता है कि दोनों ने ही बॉल को एक असली इंसान समझ लिया था। बहरहाल बॉल के फटने से मैच थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कुछ देर बाद फिर से शुरू हो जाता है।
और इस बार तो ईफेंग को अपनी असलियत सामने लाने की या फिर गेम के रूल्स की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने भैया को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ से उन पर हमला कर देता है। लेकिन जब पिंक शूरिलम में होकर येन भैया गवर्निलम के फाइटर को टक्कर दे पाते थे, तो तब तो अब उनके खुद गवर्निलम के होने के बाद किसी पिंक शूरिलम के तो उनके सामने खड़े होने की औकात तक नहीं थी। ले तो येन भैया बस अपने एक ही उंगली से ईफेंग को किसी मक्खी की तरह दूर फेंक देते हैं, जिससे ईफेंग की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और इस मैच का अंजाम भी तय हो जाता है, जो था फ्यूडन कॉलेज की जीत। इतने के बाद येन भैया ईफेंग को घूरते हुए कहते हैं, अबे साले, मार्शल आर्ट अपने आप को और अपने लोगों को रक्षा के लिए होता है, किसी आम इंसान को परेशान करने के लिए नहीं। और इस बार अपने भैया का ये मॉरल सुनकर ईफेंग कुछ भी नहीं कह पाता और कहता भी कैसे, अपने भैया से इतनी बुरी तरह हार जो मिली थी उसे, इसलिए वो अपने दांत पीस कर वहां से निकल जाता है। वहाँ दूसरा इस बार कोई भी लड़की ईफेंग नहीं बल्कि अपने भैया के गुणगान गाए जा रहा था, क्योंकि येन भैया ने अपने खेल से सभी लड़कियों को अपना दीवाना बना लिया था। वहाँ दूसरा जुआन और उसकी पूरी टीम भी बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए वो अपने भैया को आज रात के लिए पार्टी ऑफर करते हैं। लेकिन अपने भैया उस बात को तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ का काम जितनी जल्दी हो सके खत्म करके वापस शंघाई लौटना था, ज़ैनरन को प्रोटेक्ट करने। अगले दिन येन भैया ची भैया के साथ वोंगजू में एक क्लब को रेंट पर लेते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए। तभी ची भैया अपने भैया से अपने बिजनेस प्लान्स पूछते हैं, येन भैया भी सारा प्लान बता देते हैं, जिसे सुनकर तो ची भैया बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और येन भैया ची भैया को ये भी बता देते हैं कि वो बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं, इसलिए बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उन पर आने वाली है। ची भैया ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। येन भैया ची भैया पर इतना ज्यादा भरोसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हबीन भाई ने पहले ही ची भैया के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया था। वो जानते थे कि ची भैया बहुत ज्यादा स्किल्ड इंसान है, और तो और वो हबीन भाई के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए येन भैया अपनी आंख बंद करके उन पर भरोसा कर सकते थे। और दूसरा मुरैन इत्यान तो लगातार सिगरेट फूके जा रहा था, शौक से नहीं गुस्से से, क्योंकि येन भैया ने एक तो उनके भाई को मार दिया और तो और पिछली बार उनके फियांसे को भी उनके सामने ले गया और सभी के सामने उन्हें शर्मिंदा भी किया। इसलिए तो येन भैया से बदला लेने के लिए उन्होंने दो बंदे को बुलाया था। एक का नाम था वेन ताओ और दूसरे का नाम था शिजिलोंग। दोनों ही बड़े बिजनेस टाइकून थे और उसी के अंदर काम करते थे। आते इतियान उन दोनों को सीधा सीधा बोलता है कि उन्हें येन भैया से बदला लेना है, और येन भैया का नाम सुनते ही उन दोनों को तो मानो सांप सूंघ जाता है। वो दोनों तुरंत इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई आपको देना है तो दीजिए ओखली में सर, हम तो चले अपने घर। और येन भैया के नाम पर उन दोनों को ऐसे घबराते हुए देख इतियान तुरंत पूछता है कि आखिर बात क्या है। तभी वो दोनों बताता है कि येन इस वक्त लाइमलाइट में है और तो और उनके पीछे ओल्ड मास्टर इनकी बैकिंग भी है। अब भाई हमें तो पता है कि असली बात क्या है, लेकिन इन्हें नहीं पता, इसलिए वो लोग समझ रहे हैं। जो भी हो है तो अपने भैया का बड़ा फायदा। बहरहाल इतियान भी समझ गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं उठने वाली, उसे उंगली टेरी करनी ही पड़ेगी, इसलिए वो तुरंत साउथ अलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट उनके सामने रख देता है और कहता है, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं इस लिस्ट में तुम दोनों का भी नाम जोड़ दूंगा, और तो और तुम साउथ अलायंस के 80% पावर को भी इस्तेमाल कर पाओगे। ये ऑफर सुनकर उन दोनों के होश हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑफर सच में उन दोनों के लिए बहुत बहुत ज्यादा बड़ा था। इसलिए वो दोनों सोचने लगते कि आखिरकार वो दोनों ये काम करें कि ना करें। लेकिन जो भी वो तो थे बिजनेस माइंडेड लोग, और बिजनेसमैन लोग की तो खासियत होती है रिस्क लेना, इसलिए येन भैया से इतना डर के बावजूद वो आखिरकार इस ऑफर के लिए मान जाते हैं। और दूसरा अगले दिन अपने येन भैया अपनी प्यारी दुलारी यूनर मैडम से मिलने के लिए पहुंच चुके थे उनके ऑफिस। लेकिन जब वो उनके ऑफिस पहुंचते वो देखते कि वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, फाइल इधर से उधर हो रही है और यूनर मैडम बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि कल से उनकी कंपनी के शेयर प्राइस लगातार गिरे जा रहे हैं, क्योंकि कोई उनकी कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलिंग कर रहा है। और वो और उनकी पूरी टीम चाह कर भी ना ही तो असली कल्प्रिट को ढूंढ पा रहे थे और ना ही जिसको रोक पा रहे थे। इस वक्त जब यूनर मैडम येन भैया को अपने पास देखते वो तुरंत उनसे लिपट जाती है और उनसे अपना सारा दुखड़ा सुनाने लगते हैं। येन भैया को देखकर यूनर मैडम को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, क्योंकि यूनर मैडम ने पहले भी अपने भैया के कई सारे चमत्कार देखे थे, इसलिए उन्हें इस बार ही पूरा विश्वास था कि इस बार भी येन भैया उसे इस मुसीबत से जरूर निकाल लेंगे। हाँ दूसरा अपने येन भैया भी सोच रहे थे, साले किसकी इतनी हिम्मत है कि मारो लड़की को परेशान करे। जब येन भैया ऐसे सोच ही रहे थे तब भी वहाँ पर आ जाते फैंग बिंग। आते ही वो यूनर मैडम से छाती चौड़ी करके बोलता है, यूनर देखो मैं आ गया हूँ, यूनर देखो मैं आ गया हूँ। जब मैंने देखा कि तुम्हारी कंपनी के शेयर पैसे इतनी तेजी से नीचे गिरा है तो मैं तुरंत ही आ गया तुम्हारी मदद करने के लिए, और देखो मैं अपने साथ किससे लेके आया हूँ। और वैंग बिंग अपने साथ जिस बंदे को लेके आया था वो था मॉर्फेट, जिसे शेयर मार्केट किंग के नाम से भी जाना जाता है। तभी मॉर्फेट अपनी यूनर मैडम से कहता है, मिस आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इस प्रॉब्लम को 10 मिनट के अंदर सेट कर दूंगा। इतना कहते ही मॉर्फिन काम पे लग जाता है।
जिसे देखकर तो यूना मैडम टेंशन में आ जाती है। यूना मैडम चाहते थे कि उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन इस प्रॉब्लम के बहाने वो ये नहीं चाहते थे कि फैंग विंग को फिर से मौका मिल जाए उनके ऊपर अपना धौंस जमाने के लिए। लेकिन यान भाई तो फुल टेंशन फ्री थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये प्रॉब्लम जरूर सर दिल किसी बंदे ने क्रिएट किया है, इसलिए ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से हल नहीं होने वाली। यूनर मैडम को भी वो वही समझाते हैं और यान भैया का अंदाजा बिल्कुल सही था। जब बात दूसरी तरफ से वेंटाओ और शिजिलोंग देखते कि यूनर मैडम की कंपनी की प्राइस वापस ऊपर जा रही है, तो वो फिर एक और टीम को काम पे लगा देते हैं। वह दूसरा मोफिट ने भी अपना काम बस 10 मिनट के अंदर कर दिया था, जिससे यूनर मैडम की कंपनी के शेयर प्राइस वापस ऊपर जा रहे थे, जिसे देखकर एक पल के लिए अपने भैया भी इम्प्रेस थे। और दूसरा भी यूनर मैडम की मदद कर पाने की खुशी में फैंग विंग तो फिर से उनके सामने अपना रुआब दिखाने लगता है। देखा यूनर, कैसे मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ओ ना मैं कमाल का। लेकिन यूनर मैडम भी थी अपने भैया की पक्की दीवानी, बिताना चाहती थी वो अपने भैया के साथ अपनी पूरी जवानी, इसलिए वो तुरंत कहते हैं शुक्रिया फैंग विंग, लेकिन इस चीज की मैं पेमेंट करने वाला हूँ। लेकिन यान भैया तुरंत यूनर मैडम को रोक देती है और कहते हैं यूनर उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ देखो। और जब सभी लोग उस तरफ देखते वो देख पाते कि कंपनी की शेयर प्राइस वापस नीचे जा रही है, तो देखकर तो यूनर मैडम फिर टेंशन में आ जाती है। और इस बार तो मोफिट भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तभी अपने भैया बड़े आराम से कहते हैं शेयर मार्केट किंग तो कुछ भी नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं एक बार शेयर मार्केट गॉड से मदद मांग ली जाए। और ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग तो होश हो जाते हैं। फैंग विंग और मोफिट तो दहाड़ते हुए कहता है ये असंभव है कि तुम मिस्टर निकोलस को जानते हो। पब्लिक का भी यही मानना था, लेकिन ये भैया तो किसी के रिएक्शन पर कोई भाव नहीं था, वो तो सीधे निकोलस को फोन लगा देता है और यहाँ पर उन्हें बुला लेता है। जिसके बाद तो थोड़ी देर तक सस्पेंस बना रहता है कि अपने भैया सच बोल रहे या झूठ। और कुछ देर बाद ही सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही दरवाजे से हाफते हुए अंदर आते हैं मिस्टर माइकल, जो अंदर आते ही बड़े गर्मजोशी से ये भैया से गले मिलते हैं। और जिसे देखकर फैंग विंग और मोफिट के तो होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये भैया मिस्टर निकोलस को इतने अच्छे से जानते हैं। आते मिस्टर माइकल से थोड़ी देर तक बातें करने के बाद ये भैया उन्हें अपनी असली दिक्कत बताते हैं। ये मिस्टर माइकल भी समझ जाते हैं, इसलिए वो तुरंत काम पे लग जाते हैं और ये भैया से बस 2 मिनट मांगते हैं। लेकिन अगले पल उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने उन कमीनों को ज्यादा ही आंक लिया था, क्योंकि बस 1 मिनट के अंदर ना सिर्फ उन्होंने अपने भैया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, बल्कि उन्होंने असली कल्पित को ढूंढ भी लिया था, जो थे वेंचाओ कॉर्पोरेशन और ऊ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। और तो और प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व करने के लिए और उन दोनों कंपनीज को अपने हाथों में रखने के लिए मिस्टर माइकल ने उन दोनों कंपनीज के 60% शेयर को भी खरीद लिया था। ये भैया तो मिस्टर माइकल के इस काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। तभी मिस्टर माइकल अपने भैया से पूछते कि आखिरकार वो इन दोनों कंपनीज के साथ डील कैसे करेंगे। तभी यार भी सोचना थी कि कभी भी उन्होंने इन दोनों कॉर्पोरेशन को गुस्सा नहीं दिलाया, लेकिन इसके बाद वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। फिर अगले पर उन्हें एहसास होता है कि इन सब के पीछे कौन है इसका मास्टरमाइंड। तो गाइस क्या होगा आगे, कैसे इस बार डील करेंगे यान भैया मोरैन इत्यान के साथ, और क्या होगा इत्यान का अगला कदम जब उसे पता चलेगा कि यान भैया ने उसके अच्छे खासे प्लान किए ऐसे धज्जियां उड़ा दी थी। क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को द डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता है प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।